ओके, तो कल हमने क्या किया था? कल हमने पढ़ा था EC2 के बारे में डिटेल्स में, जो एक हम सर्वर क्रिएट करते हैं उसपे बाय डिफॉल्ट कौन सी चीजें अटैच होती हैं, क्या क्या चीजें, कहाँ से हम उन चीजों को रिव्यू कर सकते हैं अगर हमें देखना होता है, राइट? जैसे हमारा स्टोरेज होता है, सिक्योरिटी ग्रुप होता है, आपका नेटवर्किंग होती है जो VPC के ऊपर अटैच होती है। तो उन चीजों को हम कैसे चेक कर सकते हैं आपके EC2 के ऊपर से? और अगर आपको अलग से ही विदाउट EC2 इंस्टेंस के जाना है, आपको जो इनके फीचर्स होते हैं, जो जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स होता है, सिक्योरिटी ग्रुप की डिटेल कैसे देंगे, वो सारी चीजें हमने कल कवर की थी। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में कवर करवाऊंगा इधर जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं एक्शन के अंदर, जो एक EC2 इंस्टेंस एक सर्वर बेस पे एक्शन के अंदर जो ऑप्शंस दिए होते हैं, कहाँ पे क्या होता है और क्या मतलब और वो कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले मैंने अभी एक विंडोज सर्वर क्रिएट किया है EC2 इंस्टेंस, स्टेटस वगैरह सब कुछ पास दिख रहा है आपको। अब जब हम एक्शन में जाते हैं तो एक्शन में जाने के बाद मैंने आपको इंस्टेंस सेटिंग के अंदर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अटैच टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो अटैच टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा, बट ऑटो स्केलिंग के बारे में आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया है कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक वेब सर्वर बना रखा है, मैंने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है। ओके, अब ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कैसे कर रखी है, मैंने एक रूल क्रिएट कर रखे मेरे, जब मैंने ऑटो स्केलिंग क्रिएट किया मैंने एक रूल क्रिएट कर दिया कि मेरी मिनिमम सर्वर इतने होने चाहिए, मैक्सिमम सर्वर इतने होने चाहिए और डिजायर काउंट इतने होने चाहिए। और जब मेरे सर्वर पे जैसे हिट होता है, जैसे मतलब अभी एग्जांपल के लिए अमेज़न में सेल चलती है, तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कोई बैकएंड पे ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर किया, जैसे उनकी सेल जब नॉर्मल ट्रैफिक होता है, जब कोई सेल चल रही है तो नॉर्मल ट्रैफिक, बट जब सेल चल रही होती है तो वो ट्रैफिक एकदम इंक्रीज हो जाता है। मतलब पहले अगर मान लो 20 लाख डेली उनकी साइट पे कस्टमर विजिट, जैसे ही सेल लगेगी तो वो 20 लाख के 50 लाख हो, राइट? तो अब वो 20 लाख को तो वो नॉर्मल सर्वर झेल रहा था, अब जब वो 20 लाख से 50 लाख हो गए एकदम, तो वो सेम सर्वर तो उसको झेलेगा नहीं, क्योंकि वो जैसे उनका वो करेगा तो उनका वो लोड ज्यादा हो जाएगा, लोड ज्यादा हो जाएगा, होने के चांसेस। तो फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में ऑटो स्केलिंग करता है। ऑटो स्केलिंग में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करते हो तो क्या होता है, जैसे ही आपके सर्वर पे मान लो मैंने 2 सर्वर क्रिएट, अब मेरे 2 सर्वर पे मेरा वेब सर्वर चल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अमेज़न ही ले लेता हूँ। मैंने अमेज़न की एक साइट बनाई, मैंने उसकी ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर दी और मैंने ऑटो स्केलिंग में 2 सर्वर मिनिमम रखे। अब जब मेरा सर्वर ट्रैफिक नॉर्मल रहेगा तो मेरे 2 सर्वर रन रहेंगे, मिनिमम 2 सर्वर रन रहेंगे। अगर आप उनमें से किसी को स्टॉप कर देते हो, टर्मिनेट कर देते हो या रीस्टार्ट करते हो, तो आपका दूसरा सर्वर ऑटोमेटिक अप हो जाएगा और पुराने वाले सर्वर को वो टर्मिनेट कर देगा। तो ये ऑटो स्केलिंग है। दूसरी चीज, अब जैसे ही मैं 2 सर्वर रन, लोड बैलेंसर अलग चीज होता है, वो लोड को बैलेंस करता है। दो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे लोड को बैलेंस करेगा, एक हिट रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर में भेजेगा, दूसरे रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर। ऑटो स्केलिंग कैसे काम करेगा, ऑटो स्केलिंग आपका काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देखिए, मैंने 2 सर्वर क्रिएट कर रखे हैं। अब मेरे सर्वर पे हिट आ रहे हैं 10,000 पर डे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने लगा रखी है सेल और मैंने अपने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर रखा है बैकएंड पे मेरे सर्वर। अब जैसे मेरे वो 10,000 की बजाय 50,000 की मतलब हिट आने लग गई मेरे सर्वर पे, तो मेरे सर्वर का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया, राइट? अब मैंने ऑटो स्केलिंग के अंदर एक रूल कॉन्फ़िगर कर रखा है कि जो मेरा सर्वर है, जो मेरे करंट 2 सर्वर चल रहे हैं, उसके ऊपर मैंने एक रूल क्रिएट कर दिया कि जैसे ही मेरा सर्वर के ऊपर 50% से हाई सीपीयू जाता है, दोनों सर्वर के ऊपर जैसे मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से ऊपर जाएगा, तो वो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, एक नया सर्वर क्रिएट कर देगा। हाँ, एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा, राइट, ताकि वो पुराने वाले सर्वर पे मेरा लोड हाई भी ना हो, वो सर्वर क्रैश ना हो, मेरी एप्लीकेशन ना हो। तो वो ऑटो स्केलिंग एक नया सर्वर लॉन्च कर, ठीक है। अब जैसे ही दोबारा से मेरे सर्वर पे हिट जात बढ़ते रहेंगे, तो अब 3 सर्वर हो गए मेरे पास, पहले 2 थे। अब तीनों में से अगर तीनों पे लगातार मेरा कंटिन्यूस सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% जाता है, तो मेरा ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, एक और नया सर्वर लॉन्च कर,
तो आपके पास 4 सर्वर हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, आप अपने ट्रैफिक को मैनेज कर लेते हो। ट्रैफिक होता है जो लोड होता है आपका, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और ये काम करता है कौन? ऑटो स्केलिंग। अब ऑटो स्केलिंग ने सारा काम कर लिया, तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ आपके लिए? एक तो आपको जब आपने अपनी वेबसाइट बनाई, आपको स्टार्टिंग से ही 4 सर्वर नहीं देने पड़े, राइट? आपने 2 सर्वर से स्टार्ट कर रखा है अपना। अब जैसे ही आपने सेल लगाई, तो ये नहीं है कि आपको अलग से सर्वर परचेज करके आपको अपनी वेबसाइट को नॉर्मल यूज करने के लिए, मतलब कि उस पे ज्यादा यूटिलाइजेशन। हाँ, जब जैसे ही मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% के अंडर में आ जाएगा सारे सर्वर्स में, तो वो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, ऑटोमेटिक सर्वर्स को टर्मिनेट जो उसने एक्स्ट्रा खरीदे, और लास्ट स्टेज पे आके मिनिमम आपके 2 सर्वर रनिंग। हाँ, वो रूल के मैं बोल रहा हूँ, जब हम ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, ये वहां पे सारी चीजें, और वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा मतलब ऑटो स्केलिंग में सर्वर कितने यूटिलाइजेशन के बाद आप चाहते हो कि नया सर्वर क्रिएट हो, और जब आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन अंडर थ्रेशोल्ड आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक, वो ऑटो स्केलिंग के अंदर हमें कॉन्फ़िगर करना है। और वो जब हम ऑटो स्केलिंग का लेक्चर करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम करते कैसे हैं वो चीज। ठीक है। अब मान लो मेरे पास, मैंने एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर रखा है, और मेरे पास उसमें 2 सर्वर ऑलरेडी चल रहे हैं। अब मेरे पास एक अलग से सर्वर चल रहा है जो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट नहीं है उसका, बट मैं चाहता हूँ उस सर्वर को कि वो मेरे ऑटो स्केलिंग का पार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप उस सर्वर को सेलेक्ट करोगे, उस EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करोगे, एक्शन में जाओगे, इंस्टेंस सेटिंग के अंदर जाओगे, और यहाँ पे अटैच टू ऑटो स्केलिंग ऑप्शन देगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे अगर आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। अभी हमने कोई क्रिएट नहीं कर रखा ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो आपको यहाँ पे वो नहीं शो करेगा। तो उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और अटैच कर दोगे, तो ये आपका सर्वर क्या होगा, उस ऑटो स्केलिंग वाले ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम ऑटो स्केलिंग पे काम करेंगे। यहाँ पे इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया अभी, कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो इसका पर्पज क्या है, अटैच करना होता है EC2 इंस्टेंस, जो इंस्टेंस हमने सेलेक्ट। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन मैंने आपको कल बताई थी, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन और चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन। आपको अगर टर्मिनेशन, जो अगर टर्मिनेट करते हैं तो उसको अगर इनेबल करना है, तो वो आपको टर्मिनेट नहीं करने देगा, वो आपको एरर धरेगा। तो वो चीज होती है। चेंज शट डाउन बिहेवियर। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से एक्शन में जाके सर्वर को स्टॉप करता हूँ, तो मेरा सर्वर क्या होता है, शट डाउन हो जाता है, राइट? अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं जब मेरे सर्वर को यहाँ पे टर्मिनेट पे क्लिक करूँ तब मेरा सर्वर शट डाउन स्टेट में जाए, तो आप वो सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे एक्शन में जाके, सेटिंग, चेंज शट डाउन बिहेवियर। अब यहाँ पे आपके इंस्टेंस आईडी शो करता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं स्टॉप और टर्मिनेट। अभी ये स्टॉप है, अगर हम स्टॉप कर दें तो मेरा सर्वर शट डाउन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ और अब सेव कर देता हूँ, तो जब मैं सर्वर को टर्मिनेट करूंगा मेरे वहां से कंसोल से, तो मेरा सर्वर ये शट डाउन मोड में, राइट? तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका ऑटो रिकवरी बिहेवियर। मैंने आपको बताया था जब हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, तो वहां पे भी ऑप्शन देता है आपको कि ऑटो रिकवरी कैसे करता है। तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी के लिए करता है कि आपके कुछ सर्वर, तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी के लिए ट्राई करता है। चेंज इसको करना है आपको, डिफॉल्ट अभी ऑन है, ये ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो इसको। If the system status check fail, instance auto recovery or instance, the default setting enables shared NIC with local storage or GPU to auto recovers. तो वो उसको ऑटो रिकवर करने की ट्राई कर। नेक्स्ट ऑप्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके पास कोई सर्वर की रिक्वेस्ट आती है जो मेरा इंस्टेंस टाइप है, उसको चेंज करना है, राइट? अगर आप इंस्टेंस के अंदर जाते हो, एक्शन में जाते हो, और इंस्टेंस सेटिंग के अंदर जाते हो, तो यहाँ पे आपको देखिए चेंज इंस्टेंस टाइप का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपको। तो चेंज इंस्टेंस टाइप ऑप्शन यहाँ पे भी आपको ग्रेड आउट है। तो दैट मीन्स कि इस चीज को करने के लिए पहले तो मेरे पास मेरा सर्वर बंद होना चाहिए, शट डाउन, राइट? तब ये ऑप्शन आपका ग्रेड आउट से नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको काम कर सकते हो। तो जब भी आप इंस्टेंस टाइप चेंज करते हो, तो आपके पास डाउन टाइम होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन, जो जिस सर्वर को भी आपको चेंज करना है, जिस इंस्टेंस टाइप आपको चेंज करना है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए किस इंस्टेंस टाइप में आपको चेंज करना है वो सर्वर। ठीक है।
कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने सर्वर को कर देता हूँ एक बार स्टॉप। एक्शन में जाते हैं, इंस्टेंस स्टेट में जाते हैं, स्टॉप करते हैं। अभी मेरा इंस्टेंस टाइप जो है वो है T2 माइक्रो। जैसे ही मेरा सर्वर स्टॉप हो जाएगा तो आप जो भी मतलब एग्जाम्पल के लिए हम अभी कोई भी ले सकते हैं, बट जब कंपनी में नॉर्मली काम करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्टेंस टाइप को करना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको नई असाइन करनी है। उसमें आपके पास डिटेल में आती है, जैसे आपके पास सी टास्क आता है नॉर्मली ना, अगर प्रोडक्शन सर्वर होते हैं तो उनके लिए सी टास्क आता है। उसमें आपके पास ये डिटेल आती है कि आपका करंट इंस्टेंस टाइप ये है, आपको इस इंस्टेंस टाइप में आपको चेंज करना है। हाँ, तो वो भी डिटेल आती है आपके पास ना, कि आपके पास का आपका जो प्रोजेक्ट बनता है, कोई नया प्रोजेक्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही आपके पास डिटेल आती है कि आपको ये सर्वर की डिटेल आपको इस टाइप में चाहिए, मतलब कौन सी इंस्टेंस टाइप में आपको सर्वर क्रिएट करना है, वो आपके पास डिटेल आती है। नहीं, ऐसा नहीं है वो, अगर देखो अब कई बार क्या होता है ना, अब जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और मान लो जो डाटाबेस वाले बंदे होते हैं, राइट। अब डाटाबेस वाले बंदों को पता है कि मुझे अगर मेरा नया सर्वर बनाना है तो मेरे सर्वर पे कितने राइट, तो वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बट ये भी नहीं होता कि वो बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, राइट। वो एक मीडियम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं अपने लिए, कि अगर मेरा ज्यादा मुझे लगा इस पे कि हाँ इस मेरी इस टाइप से काम नहीं हो रहा है तो मैं बाद में इंक्रीज करवा। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि फिजिकल इन्वायरमेंट मैंने सर्वर परचेज करना है, यहाँ पे तो आप easily वो कर सकते हो, बट आपके पास रिक्वायरमेंट आती है वो, और एप्लीकेशन टीम आपको पहले डिजाइन करके देती है कि हाँ मेरे को इसमें मेरा काम चल। बट कभी कभार क्या होता है कि उसके बाद उस पे सी हाई होने लग जाता है, आप यूटिलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, आपके कस्टमर रेट पे डिपेंड करता है। वो सारी चीजें जब वहां पे आती है तो फिर आपका कई बार ऐसा होता है। हाँ, नया सर्वर हम क्रिएट नहीं करते हैं, बट इंस्टेंस टाइप के टिकट हमारे पास आते हैं, उसमें तो नॉर्मली लिखा होता है कि मेरा ये इंस्टेंस टाइप चल रहा है और ये इंस्टेंस टाइप, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे करते हैं। नया सर्वर हमारा बिल्ट होता है डेवऑप्स से, और हमारे यहाँ पे आर्किटेक्ट हैं, वो एप्लीकेशन के टीम के साथ वर्क करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और फिर वो आपको वहाँ पे इंस्टेंस टाइप बताते हैं। अब इसके कई पर्पज होते हैं टाइप के ना। अब पहली चीज होता है कि आपका सर्वर पे यूटिलाइजेशन कितने बैंडविड्थ तक आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपका इंस्टेंस टाइप चेंज होता है तो यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कि अभी हम T2 माइक्रो यूज कर रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, अब मेरा ये फ्री दे रहा है ये, बट अगर मैं इसको चेंज करके किसी लार्ज में लेके जाता हूँ तो वहां पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, तो वहां पे क्या करेगा एडब्ल्यूएस, तो चार्ज लेगा ना, सब कुछ फ्री में थोड़ी ना दे रहा है एडब्ल्यूएस। तो वहां पे कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे फिर वो अपने अप्रूवल्स के बेस पे, सारी चीजों के बेस पे काम आता है। ये नहीं है कि कोई भी बोलता है कुछ भी बोलता है और हम कर देते हैं। यहाँ पे आपका अप्रूवल भी चाहिए होता है, डाउन टाइम भी चाहिए होता है, और एप्लीकेशन की टीम से हमें कॉन्फ़िगरेशन को लेके आना है। कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो जाती है तो जहाँ पे वहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मेरे सर्वर को मैंने कर दिया स्टॉप। अब कोई भी सर्वर को जब इंस्टेंस टाइप चेंज करते हो तो आप स्टॉप स्टेट में लेके आओगे, एक्शन में जाओगे, एक्शन में जाने के बाद इंस्टेंस सेटिंग के अंदर जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपका चेंज इंस्टेंस टाइप ऑप्शन हाईलाइट हो गया। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पहले पूछ रहे हैं कि आपका करंट इंस्टेंस टाइप ये है, आपको इंस्टेंस टाइप लेना क्या है, तो वो इंस्टेंस टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको लेना है वो इंस्टेंस टाइप यहाँ पे आप select करोगे। और बहुत सारे इंस्टेंस टाइप मिलेंगे यहाँ पे, हाई कॉन्फ़िगरेशन के भी मिलेंगे। अब आपको कौन सा लेना है आप वो यहाँ पे select, ठीक है।
तो ये हाई कॉन्फ़िगरेशन भी है, नॉर्मल भी है। तो जैसे T2 माइक्रो, T3 माइक्रो, टी T3 नैनो, T3 मीडियम, T2 लार्ज, मैं T2 स्मॉल ले लेता हूँ यहाँ पे। कुछ भी लेते हो, मतलब जो भी लेते हो आप यहाँ पे, और उसके बाद आप अप्लाई करो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका देखिए यहाँ पे इंस्टेंस टाइप चेंज हो गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज होगी। अब आप अगर सिस्टम की प्रॉपर्टी में जाके देखोगे तो आपकी जो रैम और सीपीयू वगैरह थे वो चेंज हो गए। अब मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब मैंने अपना सर्वर क्रिएट किया तो मैंने इसके ऊपर पब्लिक आईपी असाइन कर रखा, राइट। यहाँ पे इसके ऊपर पब्लिक आईपी था। अब वो पब्लिक आईपी यहाँ पे हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल सर्वर क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर जब हमारा पब्लिक आईपी अटैच होता है तो वो पब्लिक आईपी एक प्रकार के डायनामिक आईपी होता है, मतलब जैसे हम डीएचसीपी आईपी। तो जैसे ही आप सर्वर को स्टॉप कर देते हो, आपका सर्वर जैसे अभी स्टॉप स्टेट में है, डाउन स्टेट में है, तो आपका पब्लिक आईपी हट जाएगा। ये आईपी परमानेंट नहीं होता। परमानेंट आईपी अगर आपको अटैच करना है तो आपको इलास्टिक आईपी लेना पड़ेगा एडब्ल्यूएस से, और वो इलास्टिक आईपी लेके आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर। फिर आप अपने सर्वर को शट डाउन करो, कुछ भी करो, फिर आपका आईपी यहाँ पे चेंज रहेगा, फिर आपका आईपी वो फिक्स रहेगा, आपका चाहे सर्वर स्टॉप स्टेट में हो या ना हो। क्लियर है ये चीज भी, पब्लिक आईपी वाली भी? ठीक है, मैंने अभी इंस्टेंस टाइप चेंज कर दिया है, तो मैंने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। अब मेरा सर्वर वापस नॉर्मल इसमें आ जाएगा। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पे आईपी आ जाएगा नया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी आपका क्या हो गया, नया आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मिल गया पब्लिक की। क्यों? क्योंकि मेरा सर्वर अभी रनिंग मोड में आ गया। अभी देखिए वापस आपका जो चेंज इंस्टेंस टाइप ऑप्शन था तो वो आपका वापस ग्रेड आउट हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपका रनिंग मोड में काम नहीं करेगा, आपका सर्वर डाउन स्टेट पे आना चाहिए। ठीक है, चेंज नीट्रो इनक्लेसिव ये आपके काम करते हैं जब आपका आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन के इंस्टेंस टाइप में चेंज करना होता है, वहां पे ऑप्शन देता है। ये ऑप्शन आपका अदरवाइज ग्रेड आउट ही रहता है नॉर्मल। क्रेडिट, चेंज क्रेडिट स्पेसिफिकेशन, चेंज रिसोर्स बेस्ड नेमिंग कन्वेंशन ऑप्शंस, चेंज करना आपको नेमिंग आपको यहाँ पे चेंज कर, डीएनएस नेम रिकॉर्ड से अपडेट करना है आप 6 में ए रिकॉर्ड करवा, तो वो सारी चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट इनके इतने यूज नहीं होते क्योंकि R53 के अंदर हम मैनुअली क्रिएट करते हैं। ठीक है, और R53 रूट 53 में हम कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है जो होती है वो आपकी एडिट होता है, एडिट यूजर डाटा। एडिट यूजर डाटा का मतलब होता है, जब हमने एक सर्वर क्रिएट किया था, EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल करनी है आपके सर्वर के ऊपर, राइट, जीसोन स्क्रिप्ट के थ्रू, या आपके पास कोई स्क्रिप्ट पड़ी है उसके थ्रू आपको किसी सर्विस को रीस्टार्ट करना अपने सर्वर के ऊपर, तो वो कहाँ से कर सकते हो? तो वो एक तो वहां पे जब हम सर्वर क्रिएट करें तो वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपका रनिंग स्टेट में सर्वर है तो आप यहाँ पे उस स्क्रिप्ट को मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जब आपका सर्वर के बाद क्या करेगा, आपके सर्वर को स्क्रिप्ट रन करवा देगा। बट इसके लिए भी क्या कह रहा है कि टू एडिट योर इंस्टेंस यूजर डाटा यू फर्स्ट नीड टू स्टॉप योर इंस्टेंस। अभी यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्लिक कर रहे हो आप, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका यूजर डाटा होता है, ये भी आपको रनिंग मोड में काम नहीं करने देता है। यहाँ पे आपको सर्वर को स्टॉप करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मतलब राइट करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा, और आप यहाँ पे कुछ भी जो भी काम करना चाहते हो वो चीज यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हो, और उसके बाद सेव करोगे तो जैसे ही आपका सर्वर अप हो जाएगा उसके बाद उस सर्वर को की स्क्रिप्ट भी आप लिखोगे, अगर आपकी स्क्रिप्ट करेक्ट लिखी हुई है तो आपकी स्क्रिप्ट को वो सर्वर पर एग्जीक्यूट कर देगा। अब आपने उस स्क्रिप्ट में सर्विस को रिस्टार्ट किया है, कोई पैकेज अपडेट किया है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, वो काम कर देगा। ठीक है,
नेक्स्ट होता है अलाउड टैग इन इंस्टेंस मेटा डाटा। कोई टैग आपने ऐड कर रखा है और वो आप मेटा डाटा के अंदर, मेटा डाटा मतलब इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसके अंदर आप अपडेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। टैग अपडेट करना है, कोई नया टैग आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, टैग आप यहाँ से भी लगा सकते हो। टैग अगर आपको इंस्टेंस के ऊपर लगाना है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। ये सिर्फ हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर टैग अपडेट करते हैं। मॉडिफाई इंस्टेंस डेटा मेटा ऑप्शन, यहाँ पे आपको देता है ये ऑप्शंस। IMD V2 user sessions oriented request with session oriented request. You create a session token that define the session duration, which can be minimum of 1 second and maximum of 6 hours. Instance metadata, अब आपको कह रहा है कि रिक्वायर्ड्स के अंदर आपका शो टोकन मैट्रिक्स इन क्लाउड वॉच। तो ये आपका क्लाउड वॉच में मॉनिटर करने के लिए जब आपको होता है कि मतलब मुझे अपने मेटा डाटा की रिपोर्ट्स को क्लाउड वॉच के अंदर मॉनिटर करवाना है, तो ये उसके लिए होता है। जो मेटा डाटा टोकन मैट्रिक्स होता है क्लाउड वॉच में, तो उसके लिए होता है, बट इनका इतना यूज नहीं रहता है, ये कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है। अब नेक्स्ट सेटिंग ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ पे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का आपका ऑप्शन आता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे हम जैसे जाते हैं नेटवर्किंग के अंदर तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है इंटरफेस का, राइट। इंटरफेस आपका जो अटैच्ड है वो कौन सा है, कैसे है, डिटैच करना आपको डिटैच कैसे कर सकते हो, नया कैसे क्रिएट करते हो, वो सब मैंने आपको दिखाया था। वही सारी सेटिंग आपको यहाँ पे भी देता है। नेटवर्किंग में जाओगे, अटैच नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ पे ये कह रहा है कि अटैच नेटवर्क इंटरफेस का मतलब है अगर आपके पास कोई नया इंटरफेस क्रिएट कर रखा है आपने पहले से और आप उसको अपने सर्वर के ऊपर अटैच करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे आपकी नेटवर्क इंटरफेस जो आपने क्रिएट कर रखा होगा उसका नाम पूछेगा। अभी हमारे पास कोई और हमने क्रिएट नहीं कर रखा, जो हमने क्रिएट कर रखा वो ऑलरेडी अटैच्ड है। तो जो अगर हमने क्रिएट कर रखा होता तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता और यहाँ पे ऑप्शन दे देता, तो हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर देते, तो वो हमारा इंटरफेस अटैच हो जाता हमारे सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट आता है डिटैच नेटवर्क इंटरफेस। डिटैच मतलब जो मेरे सर्वर पे अभी इंटरफेस अटैच्ड है, अगर मैं उसको डिटैच करना चाहता हूँ, जैसे मेरे इंटरफेस पे ये अभी सर्वर के ऊपर ये इंटरफेस अभी अटैच्ड है जो नेटवर्क आईपी में मिला हुआ है जिसके थ्रू। तो अगर मैं इसको डिटैच करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और डिटैच करूंगा, तो मेरे अभी सर्वर के ऊपर इंटरफेस है वो फिर बाद में हट जाएगा वो मेरे सर्वर से। मैं उसको फिर बाहर से नेट वगैरह के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, या मतलब प्राइवेट आईपी के थ्रू भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसका इंटरफेस कार्ड ही हटा दिया। तो यहाँ से आप उसको अटैच और डिटैच कर सकते हो। दूसरी चीज, यही काम आप अगर नेटवर्क इंटरफेस के अंदर यहाँ पे जाते हो, C2 इंस्टेंस के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपके इंटरफेस बने होते हैं जो सारे वहां पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखते हैं। जैसे मेरे पास ये इंटरफेस है, अगर मैं इसको अटैच करना चाहता हूँ, डिटैच करना चाहता हूँ, तो सारी सेटिंग आपको यहाँ पे भी मिलेगी इसकी। डिटैच करना है, अटैच करना है, अभी वो अटैच्ड है किसी सर्वर पे, तो आपको अटैच वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, डिटैच का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि आप उसको डिटैच कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसको, आईपी एड्रेस कर सकते हो, एसोसिएटेड एड्रेस, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। हम जब मैं आपको इंटरफेस करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा चीजों। लैन कार्ड, यार आपके लैपटॉप पे लैन कार्ड होता है, राइट। तो ये भी वही चीज होती है, आपके सिस्टम के ऊपर एक इंटरफेस लगा होता है, जैसे आप नॉर्मल वीएम सर्वर बनाते हो, आपको जब तक देखो आपका लैपटॉप है, आप लैपटॉप के ऊपर एक लैन कार्ड है या वाईफाई है। अब आपके पास लैन कार्ड या वाईफाई नहीं होगा तो क्या होगा, आपके सर्वर को नेटवर्क एक्सेस नहीं होगा, राइट। अगर नेटवर्क एक्सेस नहीं होगा तो फिर मुझे सर्वर फायदा क्या होगा। तो ये नेटवर्क इंटरफेस होता है, जो ये आपका होता है लैन कार्ड, नॉर्मली इसमें लैन कार्ड जो, तो ये आपके पास एक इंटरफेस होता है जो आपके सिस्टम को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। हाँ, तो उस पे आप पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी जैसे भी चाहो वो सारी चीजें कर। अगर आपने ये अपने सर्वर पे नहीं अटैच कर रखा है तो ये आपको मतलब सर्वर तो बन गया आपका, बट वो किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर इंटरफेस नहीं अटैच किया है। एक सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस अटैच कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही कर, मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेटवर्किंग के अंदर, कनेक्ट आरडीएस डाटाबेस।
मेरा ये सर्वर है, मुझे इसको मतलब मैंने एक आरडीएस का डाटाबेस, आरडीएस सर्वर मैंने आपको बताया थी जो कि डाटाबेस के लिए विशाल कुछ बोल रहे थे। वॉइस ब्रेक हो रही है विशाल आपकी, या मेरे लिए? हाँ, सौरभ आपको आ रही है क्लियर आवाज विशाल की? हाँ, एक बार दोबारा बोलोगे विशाल, क्या कह रहे थे आप? बंदे कनेक्ट कर, अब देखो दो चीजें हो। मैंने आप, मैंने आपको ना दो चीजें बताई। एक्सेस करने का तरीका क्या होता है वो चीज मैटर करती है। एक होता है कि आप उसको सिर्फ आपको वेब यूआरएल एक्सेस करना है, एक होता है आपको सर्वर के ऊपर लॉगिन करना है, राइट? दो तरीके हो गए। अब अगर आपके पास विंडोज सर्वर होता है और आपको उसको आरडीपी के थ्रू सर्वर पे लॉगिन करना है, तो उसकी बाय डिफॉल्ट लिमिट आपकी दो यूजर की होती है कि एक टाइम में दो यूजर कनेक्ट। बट अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्वर का लाइसेंस देता है, जिससे आपको वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फिर आपको सर्वर के साथ वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फिर आपको उसके ऊपर मल्टीपल सिक्वल अगर लॉगिन करके कह रहा हूँ मैं ये बात, कि लॉगिन करना हो सर्वर के ऊपर आरडीपी के थ्रू, फिर मल्टीपल लॉगिन बाय डिफॉल्ट 2%। अगर दो से ज्यादा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, लॉगिन हो जाएगा उसका, बट जब आप लॉगिन करोगे तो आपको मैसेज कर देगा कि ऑलरेडी दो बंदे लॉगिन है, किसको आप डिस्कनेक्ट कर, आप नाम वहां पे सेलेक्ट करते हो तो वो उस बंदे के पास मैसेज आएगा कि आपको ये बंदा डिस्कनेक्ट कर रहा है रिमोट सेशन से। अगर आप काम कर रहे हो तो उसको डिनाई कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप उसको अलाउ कर सकते हो, आपका सेशन। बट जब टर्मिनल सर्वर लाइसेंस कॉन्फ़िगर हो जाता है तो फिर आपके सारी चीजें एक टाइम पे। और दूसरा होता है कि आप नॉर्मल एपीआई के थ्रू लॉगिन करते हो, जैसे आपके टूल होते हैं, जैसे मैंने मुझे किसी डाटाबेस पे कनेक्ट, मुझे डाटाबेस में कनेक्ट करने के लिए टूल आते हैं, राइट? अलग अलग देखिए, कुछ एक वर्क बेंच टाइप आता है, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो करके कुछ आता है, तो ये अलग अलग टूल होते हैं, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको मतलब सर्वर पे तो लॉगिन नहीं कर रहे हो आप, आपको डाटाबेस में लॉगिन कर रहे हो, आपको तो सर्वर पे तो लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, मल्टीपल बंदे वहां पे बिना किसी लाइसेंस, वो तो आपका डाटाबेस का एक्सेस करेगा। तो वो होता है कि आप एक्सेस किस तरीके से करते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, कनेक्ट टू डाटाबेस, चेंज सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक। अगर आपको कोई सोर्स और डेस्टिनेशन चेक करना है, मैनेज आईपी, मतलब जो हमारा ये आईपी लगा हुआ है इसके ऊपर, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी, इनको अगर आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ से इनको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अलाउ सेकेंडरी प्राइवेट आईपी एड्रेस टू बी असाइंड। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइवेट आईपी दिख रहा है, यहाँ पे पब्लिक आईपी दिख रहा है, नया आईपी असाइन करना है, आप इसको कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ना अभी मैं आपको डिफॉल्ट सेटिंग वाली बता रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग क्या क्या होती है आपकी इसी इंस्टेंस के ऊपर, कैसे कैसे हम उनको रिव्यू कर सकते हैं। ये सारी की सारी सेटिंग हम मैनुअली खुद क्रिएट करके देखेंगे, खुद हम एक नया आईपी क्रिएट करेंगे, खुद हम उसको अटैच करके देखेंगे, नया इंटरफेस क्रिएट करेंगे, उसको सर्वर के ऊपर अटैच करेंगे, सारी चीजें हम मैनुअली करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ बस यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस कर, ये सारे के सारे हमारे पास दोबारा टॉपिक आएंगे और दोबारा हम मैनुअली खुद करके देखेंगे चीजों को। अभी हम एडब्ल्यूएस जो हमें बाय डिफॉल्ट देगा वो चीजें। ठीक है, नेटवर्किंग में यही होता है आपका डी एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस। अभी हमारे पास पब्लिक आईपी है जो वो नॉर्मल पब्लिक आईपी है, तो आपको डी एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस का ऑप्शन ग्रेड आउट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक आईपी आपको परचेज करने पड़ते हैं एडब्ल्यूएस से, तब आप उस सर्वर को, अगर उस आईपी को आपके सर्वर में अटैच करते हो तो आपके सर्वर में पब्लिक आईपी चेंज नहीं होता, चाहे आपका सर्वर डाउन हो चाहे जो मर्जी हो, तो वो फिक्स रहेगा। और जब वो पब्लिक आईपी हम अटैच कर देते हैं, अगर उस पब्लिक आईपी को आपको डी एसोसिएट करना, डिटैच करना है, तो फिर वो आप यहाँ से कर सकते हो, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर आपको वही होता है चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करना है। अभी मेरे सर्वर के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि एक और सिक्योरिटी ग्रुप लग जाए, या मैं जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप, तो वो कैसे?
तो वो ऑप्शन आपको यहीं पे देता है, कहीं और ऑप्शन नहीं देगा वो चेंज करने का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्शन में जाओगे, सिक्योरिटी पे जाओगे, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करोगे, तो अभी आपका सिक्योरिटी ग्रुप ये सर्वर के ऊपर ये अटैच है। अगर इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। दूसरा आपको अटैच करना है तो दूसरे जो सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं, जो आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करोगे, जो भी आपको अटैच करना है, तो आप यहाँ पे उस सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करोगे और ऐड सिक्योरिटी ग्रुप कर दो। तो यहाँ पे देखिए आपका सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हो गया और सेटिंग को आप सेव कर। तो अभी आपके सर्वर के क्या होगा, दो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अगर देखना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो सर्वर को सिलेक्ट करूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाऊंगा, तो अभी आपको यहाँ पे देखिए दो सिक्योरिटी ग्रुप्स हो। दोनों सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कौन कौन से रूल अलाउ है वो आपको शो। अगर किसी एक सिक्योरिटी ग्रुप को रिव्यू करना है तो आप उस सिक्योरिटी ग्रुप के रिव्यू मतलब उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल चेक करें। डिटैच करना है, रिमूव करना है सिक्योरिटी ग्रुप को, तो यहीं से आप जाओगे दोबारा से सिक्योरिटी के अंदर, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, जिसको भी रिमूव करना है उसको सेलेक्ट करोगे, रिमूव कर दोगे, सेव कर दोगे, वो सिक्योरिटी ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपके सर्वर से। अभी मेरे पास एक ही सिक्योरिटी ग्रुप है डिफॉल्ट वाला। इसके अंदर कौन कौन से रूल कॉन्फ़िगर है, देखिए मेरा 338 वाला पोर्ट हट गया अभी, क्योंकि मेरा विंडोज सर्वर है जो मैंने उसमें अलाउ कर रखा था दूसरे सिक्योरिटी। तो आप इसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई सिक्योरिटी ग्रुप जो पहले से बना हुआ है या जो हमने हटाया है उसको कर सकते हैं। ठीक है, गेट विंडोज पासवर्ड का मतलब है, अगर आपको आपके विंडोज सर्वर का पासवर्ड चाहिए तो गेट विंडोज पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे, तो ये आपको वहीं पे ले जाएगा। आपके जो नॉर्मल ऑप्शन होते हैं, जब हम कनेक्ट पे जाके आरडीपी में जाके गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं सर्वर पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट करते हैं, आरडीपी में जाते हैं और यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये जो स्क्रीन होती है यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये वहां पे ही स्विच कर देता है। अगर आपके पास की पेयर है तो आप इसके पासवर्ड को यहाँ पे डिक्रिप्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको, राइट, जैसे मैं इसको अपलोड करता हूँ और डाउनलोड या डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था शायद, मैंने क्लियर कर दी थी फाइल। तो यहाँ पे आप अपने की पेयर को पास दोगे और इसको पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लोगे, तो यहाँ से भी आप पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी के अंदर ही मॉडिफाई आईएएम। मतलब अगर आपने जैसे कंपनी में मैंने आपको बताया था कि वहां पे आप डोमेन यूज करते हो या आपने कोई आईएएम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रोल कॉन्फ़िगर कर रखा है और आप उस पर्टिकुलर रोल को इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर परमिशन देना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको बाद में मॉडिफाई कर आईएएम रोल को अगर अटैच करना है या रिमूव करना है, मॉडिफाई करोगे तो यहाँ पे आप अपना जो आपका अटैच होगा तो वो आपको नीचे शो कर देगा यहाँ पे। अगर अटैच नहीं है अभी हमारे पास कोई, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, आप यहाँ से आईएएम रोल सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमारे पास कोई आईएएम रोल नहीं क्रिएट कर रखा हमने, तो आपको यहाँ पे इसलिए ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। जो अब हम सेलेक्ट कर लोगे तो अपडेट आईएएम रोल कर दोगे तो आपको वो आईएएम रोल आपके सर्वर पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इमेजेस एंड टेम्पलेट्स। इमेज और टेम्पलेट, इमेज का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट चीजें होती है। इमेज होती है कि मैंने क्या किया, अब आपने देखा होगा कंपनी में क्या करते हैं, कंपनी में पहले हम जब सर्वर को इंस्टॉल करते थे या नॉर्मल डेस्कटॉप के ऊपर हम विंडोज इंस्टॉल करते थे, तो कैसे करते थे, विंडोज पेन ड्राइव मतलब डीवीडी डायरेक्टरी लगाया सर्वर के ऊपर, सर्वर को बूट करवा दिया, उससे हमने इंस्टॉल कर लेते। फिर हमारे पास डब्ल्यू सर्वर आ गया, डब्ल्यू सर्वर के थ्रू मतलब एक सेंट्रल सर्वर पे हमने सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर दी और हम अब नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू अपने सर्वर को बूट करवाते थे सिस्टम को, और वो DHCP सर्वर के थ्रू अपने डब्ल्यू सर्वर से इमेज को पिक कर रहे थे तो वहां से इंस्टॉल कर रहे थे। तो इमेज क्या होती है, कहीं पे एक जगह पे रखी होती है इमेज, मतलब क्या होता है कि वहां से आपको एक तो टाइम आपका बचता है कि आपको दोबारा से सर्वर क्रिएट करना इंस्टॉल करना, तो आप इजीली फास्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका क्रिएट इमेज का मतलब होता है कि एक प्रकार से ये आपका जो सर्वर चल रहा है, अब जो सर्वर चल रहा है, जैसे मैंने अभी मान लो मेरा नया सर्वर मैंने क्रिएट किया था, तो वहां पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया था, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था AMI सेलेक्ट, Amazon मशीन जो हमने सेलेक्ट किया था वहां पे, तो वहां पे वो थी जो AWS ने क्रिएट कर रखी, राइट, वो इमेज हमने सेलेक्ट की। अब अगर मान लो मेरे पास, मुझे क्या करना है, मैंने अपनी कंपनी में
जो सर्वर कॉन्फ़िगर करने हैं आगे वाले, तो मुझे मेरी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मान लो मुझे इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो मैं बार-बार या तो वो सारी चीज़ें मैनुअल करूँगा या मैं क्या करूँगा, मैं उस सर्वर की इमेज क्रिएट करके रख लूँगा और जब भी मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी मैं उस इमेज से नया सर्वर लॉन्च करके दे दूँगा। तो जो भी चीज़ें मतलब जैसे अभी तक मेरा सर्वर ये कॉन्फ़िगर है, जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो वो उस सारी चीज़ को बैकअप ले लेगा, एक इमेज बना देगा और जब भी मुझे नया सर्वर लॉन्च करना होगा तो मैं उस इमेज से वो सर्वर क्रिएट कर दूँगा। तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है, जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, वो सारे एज़ इट इज़ नए सर्वर पे आ जाएंगे जब आप नए। तो इमेज होता है मतलब एक प्रकार से जैसे हम स्नैपशॉट लेते हैं या इमेज लेते हैं, तो स्नैपशॉट अलग चीज होती है यहाँ पे और इमेज आपका अलग चीज होती है। तो स्नैपशॉट आपका काम करता है आपको पूरे सिस्टम का इमेज मतलब इमेज आपकी काम करती है कि आपको पूरे सर्वर की इमेज बनानी है। और स्नैपशॉट होता है कि आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मतलब सी ड्राइव, डी ड्राइव, ड्राइव किसी एक वॉल्यूम की स्नैपशॉट लेना है या पूरे सर्वर का भी स्नैपशॉट ले सकते हो आप, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे अभी क्रिएट इमेज कैसे मतलब कस्टम एएमआई कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्रिएट टेम्पलेट फॉर फ्रॉम इंस्टेंस, एक टेम्पलेट होती है जैसे मैंने आपको बताया कि एडब्ल्यूएस जेसॉन टेम्पलेट यूज मतलब जेसॉन लैंग्वेज, तो वो टेम्पलेट होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हो तो इसका अगर आप जब कोड देखोगे तो कोड में मतलब क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर्ड होती है वो सारी चीजें, तो वो एक जेसॉन फॉर्मेट में टेम्पलेट होती है। अगर आप इसकी इसी सर्वर की जैसे अभी हम यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहे थे, अगर आप इसकी टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो तो टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो और आप उस टेम्पलेट के थ्रू नया सर्वर लॉन्च कर सकते हो सेम कॉन्फ़िगरेशन में सेम सारी, तो आप वो सारी टेम्पलेट के लॉन्च मोर लाइक दिस का मतलब होता है जो कॉन्फ़िगरेशन मेरी अभी है इस सर्वर के ऊपर, इसी तरह की मुझे और सर्वर क्रिएट कैसे क्रिएट करना है, लॉन्च मोर पे करते हो। देखिए इसमें सारी चीजें वही पिक कर ली बाय डिफॉल्ट, ईएमआई, अगर आपको मॉडिफाई नहीं करना है तो सारी चीजें आप इसके साथ करके लॉन्च कर दीजिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा। सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक ऐसा है, राइट। तो इस तरीके से होता है काम करते हैं क्रिएट इमेज, टेम्पलेट और लॉन्च मोर लाइक। तो ये काम कैसे करते हैं एक्चुअल में, हम इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं वो आपको करके दिखाऊंगा, इनकी टेंशन आपको नहीं। मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग, मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग में होता है कि कैट सिस्टम लोग आपको सर्वर के सिस्टम के लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑप्शन आपका गेट इंस्टेंस स्क्रीनशॉट। गेट इंस्टेंस स्क्रीनशॉट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी मेरा सर्वर किस स्टेटस पे है। अब कई बार क्या होता है आप सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं, राइट, बट रीस्टार्ट करने के बाद आपका सर्वर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं पता चलता कि वो कौन सी जगह पे अटका हुआ है, मतलब वो बूटिंग टाइम पे अटका हुआ है या लॉगिन स्क्रीन पे आके अटका हुआ है या विंडोज अपडेट हो रही है, क्या हो रहा है वो चीज आपको नहीं क्लियर होती है। तो उस चीज को कैसे चेक कर सकते हो आप, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग में जाते हो, गेट इंस्टेंट स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हो, तो वो आपके सर्वर का करंट स्टेटस जो होता है वो आपको शो। तो जैसे आपको यहाँ दिखा रहा है कि कंट्रोल एंड डिलीट करो, आपको मतलब लॉगिन स्क्रीन पे आ रखा है, राइट। अगर यहाँ पे ये विंडोज अपडेट कर रहा होता तो यहाँ पे आपको वो रनिंग शो कर देता कि विंडो अपडेट। अगर आपका यहाँ पे बूटिंग टाइम पे ये अटका होता मतलब कोई नेटवर्क इंटरफेस हो या डीएचसीपी से बूट करवाने की ट्राई कर रहा होता तो वो आपको यहाँ पे मैसेज शो। तो ये आता है आपका गेट इंस्टेंट स्क्रीनशॉट। ये हम मतलब मोस्टली यूजेबल होता है कंपनी में कि जब कोई सर्वर अप है बट वो आपको लॉगिन नहीं करने दे रहा तो आप वहाँ पे स्टेटस कहाँ पे अटका हुआ है। मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग, अभी हमने इसकी अगर मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी है तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से डाल के। मैनेज क्लाउड वॉच लॉग्स को मैनेज करना है तो आप वो चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो जब क्लाउड वॉच में कॉन्फ़िगर करेंगे तो अब हम यहाँ पे सर्वर को मैनुअली कैसे ऐड करें, डिटेल मॉनिटरिंग कैसे होती है वो सारी चीजें करके देखें। ईसी टू सीरियल कंसोल, ईसी टू सीरियल कंसोल का मतलब होता है अगर आपको अपने सर्वर को ईसी टू सीरियल कंसोल के थ्रू एक्सेस करना है, बट ईसी टू सीरियल कंसोल आपका जैसे मैंने आपको कल बताया था जब हम उसका एक्सेस कर रहे थे, तो टी टू माइक्रो अभी हम यूज कर रहे हैं, वो आपको कंसोल के ईसी टू सीरियल कंसोल के थ्रू एक्सेस करने देगा। अगर उसके लिए आपके पास निट्रो सिस्टम है, मतलब जो एडब्ल्यूएस निट्रो सिस्टम मतलब इंस्टेंस टाइप है,
वो आपके पास सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप उन सर्वर को EC2 सीरियल कंसोल के थ्रू एक्सेस करें। EC2 जो T2 माइक्रो हम यूज़ कर रहे हैं, वो वाले नहीं एक्सेस। और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर आपका रिप्लेस रूट वॉल्यूम। रिप्लेस रूट वॉल्यूम का मतलब है कि मेरे सर्वर के ऊपर जो भी रूट वॉल्यूम, जो मेरा सी ड्राइव है, जो मेरा अपना सर्वर के ऊपर अटैच है रूट वॉल्यूम, उसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से उसको रिप्लेस कर, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग स्टेट और सारी चीजें पूछेगा कि आपको वो जो रिस्टोर कर रहे हो, जो अपना रूट वॉल्यूम आप रिस्टोर करवा रहे हो, वो किससे आपको वो करवाना है, रिस्टोर करना है, किसी स्नैपशॉट से रिस्टोर करना है, इमेज से रिस्टोर करना है, तो वो सारी चीज आपसे यहाँ पे पूछ। जैसे अगर आपके पास रूट वॉल्यूम अभी मेरे पास क्या है, मान लो मैंने इसका स्नैपशॉट ले रखा था, ठीक है, और बाद में मेरे सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे वापस स्नैपशॉट से मेरे रूट वॉल्यूम को रिप्लेस करना है। तो आप यहाँ पे स्नैपशॉट सेलेक्ट करोगे और आप वो स्नैपशॉट आईडी डाल दोगे जो अपने सर्वर को, या अपने सर्वर को रिप्लेस कर, तो वहां पे आपका क्या होगा, यहाँ पे वो स्नैपशॉट शो कर देगा और उससे आपका फिर रूट वॉल्यूम रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हम करके, ये प्रैक्टिकल पे करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले ऑप्शन नहीं आता था, यहाँ पे अभी ऐड हुआ है, तो मैं आपको ये देखता हूँ, मैं कल ही आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हम कैसे स्नैपशॉट लेते हैं। स्नैपशॉट लेने के बाद आप रूट वॉल्यूम को कैसे, मतलब स्नैपशॉट के साथ जो जो काम कर सकते हैं वो सारी चीज मैं आपको कल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रूट वॉल्यूम को रिप्लेस करना। स्नैपशॉट से भी रिप्लेस कर सकते हो और आप इमेज से भी। तो यहाँ पे आपको देखिए इंस्टेंसेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, तो ये धीरे धीरे हम सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपका इंस्टेंस, इंस्टेंस के अंदर जाते हैं, आपके इंस्टेंसेस होते हैं जो सर्वर हमने क्रिएट कर रखे होते हैं, जो हमारे सर्वर लॉन्च हो। इंस्टेंस टाइप के अंदर आपकी इंस्टेंस टाइप होते हैं, जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो सारे पे भी आपको शो करता है। लॉन्च टेम्पलेट, लॉन्च टेम्पलेट जो मैंने आपको अभी बताया था कि ऑटो स्केलिंग करते हैं जो हम, तो ऑटो स्केलिंग के अंदर लॉन्च टेम्पलेट यूज होता है। तो मैं वहां पे जब हम ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहां पे आपको दिखाऊंगा कि लॉन्च टेम्पलेट हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसको ऑटो स्केलिंग के साथ यूज करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट इंस्टेंस मैंने आपको बताया था, स्पोर्ट इंस्टेंस ये आपके वही इंस्टेंसेस होते हैं जिस पे आपके मतलब एक प्रकार की बिड लगती है और लोग उस पे सर्वर को परचेज कर लेते हैं। बट जैसे ही आपके आपसे ज्यादा कोई बिड लगा देता है सर्वर की, तो वो फिर आपको एक AWS आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि आपका सर्वर ये स्टेट बंद हो जाएगा, तो उससे पहले आप। स्पॉट रिक्वेस्ट का फायदा ये होता है कि वो ना सस्ती होती है प्राइस में। साथ के साथ नहीं देते वो ना, आपको टाइम देते हैं। आपको मान लो 5 दिन का टाइम दे दिया, 10 दिन का टाइम, अब आप क्या करोगे, आप उस सर्वर को क्या करोगे, स्टॉप करोगे और फिर स्टार्ट करोगे, तो वो फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको हेल्थी हार्डवेयर के ऊपर स्विच कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो सर्वर को आपको बंद कर देगा, आप सर्वर को एक बार स्टॉप स्टार्ट करो, आपका वो फिर दोबारा से हेल्थी हार्डवेयर के ऊपर स्विच हो जाएगा। राइट, हाँ, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे रिजर्व इंस्टेंस। रिजर्व इंस्टेंस होता है जैसे आपको कोई सर्वर को रिजर्व करवाना है, कि मैं मान लो पूरी रैक होती है, जैसे पूरी रैक को आप रिजर्व कर देते हो, ये रैक मुझे ही यूज कर, ये वो सर्वर्स होते हैं रिजर्व इंस्टेंसेस। आप अपने यहाँ उसके लिए पूरी रैक को बुक कर देते हो, पूरा सर्वर को बुक कर देते हो, उस सर्वर के ऊपर फिर कोई दूसरी कंपनी कोई अपना सर्वर क्रिएट, तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेज। डेडिकेटेड होस्ट भी वही आ जाता है, डेडिकेटेड सिर्फ आपके लिए ही वो होस्ट बना रखा है, मतलब जो पूरा सर्वर है, तो आप ही उसको, यहाँ से भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, बट वही हमारे पास कोई नहीं है। रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। शेड्यूल्स मेंटेनेंस, आप यहाँ पे शेड्यूल्स कर सकते हो। शेड्यूल्स मेंटेनेंस का ऑप्शन सबसे बढ़िया है यहाँ पे। मान लो आपको एक सर्वर चाहिए वीकेंड पे होंगे, राइट, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे शेड्यूल इंटेंस, शेड्यूल इंस्टेंस क्रिएट कर दो, तो वो क्या करेगा आपका, आपको सिर्फ वीकेंड पे वो सर्वर दे देगा, बाकी टाइम आपका सर्वर अपना, तो शेड्यूल कर सकते हो जब जब आपको वो सर्वर यूज करना है। कैपेसिटी रिजर्वेशन आप यहाँ पे इनकरेज करवा सकते हो। AMI, जो हम सर्वर के ऊपर AMI यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे वो AMI की डिटेल शो करता है। तो यहाँ पे AMI पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कह रहा है कि यू डोंट हैव एनी इमेजेस दिस रीजन,
अभी मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो ओन बाय मी। ओन बाय मी का मतलब होता है कि जो मैंने यहाँ पे AMI यूज क्रिएट कर रखी है ओन बाय मी, वो मुझे शो करे। प्राइवेट इमेज पे क्लिक करते हो तो प्राइवेट इमेज में भी जो मेरी कंपनी ने क्रिएट कर रखी है वो शो कर देगी। पब्लिक इमेज पे करते हो तो पब्लिक इमेज में क्या होता है कि जितनी भी AWS ने क्रिएट कर रखी है या किसी बंदे ने क्रिएट करके छोड़ रखी है वो सारी मुझे शो कर देगी। तो ये यहाँ पे वो सारी इमेजेस आपको यहाँ पे शो कर देगी। EMI कैटलॉग्स, EMI कैटलॉग के अंदर आपको वो सारी चीजें शो करता है, जो जो EMI यहाँ पे होती है, फ्री टियर कौन सी है, डिटेल्स में आपको यहाँ पे शो करता है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर आपका स्टोरेज आ जाता है, वॉल्यूम्स जो क्रिएटेड होते हैं, वॉल्यूम्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती है। स्नैपशॉट में जाओगे तो स्नैपशॉट अगर आपने कोई क्रिएट कर रखा है तो स्नैपशॉट दिखा देगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। लाइफ साइकिल मैनेजर, Amazon Data Lifecycle Manager automatic the creation of retention copy and deletion of snapshot and AMIs। ये क्या करता है, आपकी जो स्नैपशॉट होती है या आपने इमेज क्रिएट कर रखी होती है तो उनको वो ऑटोमेटिक रिटेंशन मतलब कॉपी करता रहता है, डिलीट करता रहता है, और अगर आपको उसको नहीं रखना है तो आपको ऑटोमेटिक डिलीट कर दे, मतलब एक प्रकार से वो शेड्यूल्स लगा दे। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप आता है। सिक्योरिटी ग्रुप कैसे हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें हम करके देखेंगे। डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप अभी क्रिएट कर रखे हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो करता है। इलास्टिक आईपी जो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक आईपी में परचेज करने पड़ते हैं, जब इलास्टिक आईपी चाहिए तो यहाँ से आप आईपी क्रिएट करते हो और उसको सर्वर पे अटैच कर सकते हो। प्लेसमेंट ग्रुप की पेयर्स जो हमने क्रिएट किए होते हैं, जो की पेयर हम सर्वर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस, और नेक्स्ट आता है जो अपने अभी लोड बैलेंसर की बात कर रहे थे हम, लोड बैलेंसर कैसे काम करते हैं। तो लोड बैलेंसर आपके यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इजी टू इंस्टेंस के फीचर है ये। यहाँ पे आपका लोड बैलेंसर क्रिएट होता है और यहाँ पे आपका लोड बैलेंसर का टारगेट ग्रुप क्रिएट होता है, तो ये दोनों ये चीजें एक साथ लिंक होती है। तो कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम करके देखेंगे। ऑटो स्केलिंग कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे फिर इसी मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो नेटवर्क का टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो इंस्टेंस का रिव्यू है वो मोस्टली हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम सारी चीजें जो ये प्रैक्टिकल स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, एमआई कैसे क्रिएट करते हो, वॉल्यूम आपको कैसे अटैच करना है सर्वर के ऊपर, सर स्नैपशॉट से सर्वर को कैसे रिस्टोर करना है, एएमआई से कैसे सर्वर को रिस्टोर करना है। जो अपने स्नैपशॉट आपने मतलब एक रीजन के अंदर, मुझे नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर मेरे पास एक स्नैपशॉट है, उस स्नैपशॉट को आपको किसी दूसरे रीजन के अंदर कैसे स्विच करना है, वो सारी चीजें कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? हाँ, वो हम ना जब वीपीसी क्रिएट करेंगे ना, वीपीसी का टॉपिक आएगा जब हमारा, तब मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा उसको, क्योंकि जो वीपीसी का टॉपिक होगा वो पूरा का पूरा नेटवर्क का टॉपिक आएगा हमारा एडब्ल्यूएस का। तो वहाँ पे जब हम करेंगे तो फिर डिटेल में आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि कैसे होता है।